कंटिन्यू करेंगे एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। तो कार्बन की जो हमारे एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उस पर हम पहले डिस्कशन करते हैं। तो कार्बन के बच्चों बेसिकली दो फॉर्म है आपके। पहला फॉर्म आपका यहाँ पे एमॉर्फस फॉर्म, सेकेंड इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन आपके इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है बेटा, इरेगुलर। हम बोल सकते हैं नॉट साइंटिफिक पैटर्न, ठीक है। साइंटिफिक पैटर्न में अगर एटम का अरेंजमेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं अपन एमॉर्फस फॉर्म, जिसमें आपकी रबर आती है, प्लास्टिक आती है, पेपर आता है, वुड आता है, ठीक है बच्चों। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, जो एटम का अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर या किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो बहुत ही परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब बच्चों है साइंटिफिक तरीके से रेगुलर पैटर्न में है, ठीक है। तो उसको ऊपर बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म, राइट। तो एमॉर्फस के कार्बन के आपके दो फॉर्म है, एमॉर्फस एंड आपका क्रिस्टलाइन। सभी क्लियर है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और इसमें ये जो एमॉर्फस फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म को हम एक नाम से ऑल कॉल करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेमी सेमी क्रिस्टलाइन, सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस। एमॉर्फस को हम लोग सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म के नाम से भी कॉल करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करते समय कहीं अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो प्लीज बच्चों वहां पे एमॉर्फस फॉर्म को ही आपको करना है कंसीडर। इतनी बात सभी क्लियर हो रही है बच्चों, एक बार बता दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के बेसिकली कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है कोल, कोल, ठीक है, कोल। सेकंड आपका आता है चारकोल, ठीक है, चारकोल। और थर्ड जो कैटेगरी आपकी आती है, फर्स्ट कैटेगरी है कोल। हम बेटा बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एमॉर्फस फॉर्म की। तो एमॉर्फस फॉर्म के अंदर लिखा भी है देखो, कोक, कोल एंड लैम्प ब्लैक। तो बच्चों कोल एक कैटेगरी है, दूसरी आपकी चारकोल कैटेगरी भी आती है, ठीक है। कोल हो गया, चारकोल हो गया, और इसके बाद बच्चों आता है लैम्प ब्लैक, ठीक है, लैम्प ब्लैक। ये तीन फॉर्म आपकी ऐसी है बच्चों जो कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म में आती है, जिसमें हम लोग कोक को काउंट भी करते हैं। कोक बच्चों यही लैम्प ब्लैक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कोक, कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। इसके अंदर कार्बन जो है बेटा, कार्बन की जो प्रेजेंस है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं है, वो इरेगुलर पैटर्न के अंदर है, साइंटिफिक पैटर्न में नहीं है। अगर साइंटिफिक पैटर्न में नहीं है तो मतलब बच्चों वो आपके होते हैं एमॉर्फस फॉर्म, जिसका आपका सेकंड नाम है आपका सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म। यहां तक सभी क्लियर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा, यस थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा चारकोल एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझते हैं। तो फर्स्ट बच्चों चारकोल का टाइप होता है एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड चारकोल, फर्स्ट वन इज एक्टिवेटेड चारकोल। लेक्चर को ज्वाइन करो बेटा सभी लोग, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी होती है बच्चों इसकी चारकोल की वुड चारकोल, वुड चारकोल। थर्ड कैटेगरी चारकोल की जो आती है ये होती है बच्चों एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। फोर्थ कैटेगरी होती है बच्चों कोकोनट, ठीक है, कोकोनट चारकोल। और फिफ्थ कैटेगरी होती है बच्चों शुगर चारकोल, शुगर चारकोल। हमारे सिलेबस में जौन जौन से है वो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी एक बार आप यहाँ पे इनके नाम तो एटलीस्ट जान लो कि चारकोल बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बन के एलोट्रॉप्स बच्चों दो है, एमॉर्फस है और क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस को हम लोग सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बोलते हैं, जिसके टाइप मैंने बताई बेटा कोक, कोल, लैम्प ब्लैक, ठीक है, और आपका चारकोल।
चारकोल ऑल्सो टाइप ऑफ एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से चारकोल के कौन कौन से टाइप्स है, एक्टिवेटेड चारकोल है, नेक्स्ट वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल होते हैं। जो एनिमल चारकोल बच्चों है वो आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बोन्स होती है वहां से इसको करते हैं क्रिएट। और कोकोनट चारकोल आपको पता है नेचर के अंदर कोकोनट है वहां से इसके हम क्रिएट करते हैं। लास्ट वन इज शुगर चारकोल। तो बेसिकली इसके ये 5 टाइप्स हैं चारकोल्स। क्या यहाँ तक सभी को मेरी बात क्लियर हुई है? बताओ बच्चों, चारकोल क्लियर हो गए होंगे सभी? इतने ही है, ठीक है। अभी सभी के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, जो भी सिलेबस में आएगा सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा कि हमारे पास कोल, नेचुरल कोल अवेलेबल है, तो नेचुरल कोल के साथ क्या किया जाए कि वहां से कोक का फॉर्मेशन हो जाए। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, जनरल क्वेश्चन, कि जो नेचुरल आपका कोल है, ठीक है, जो नेचुरल आपका जो कोल है उसके साथ मैं क्या रिएक्शन परफॉर्म करूं कि कोक का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। किसी को कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हो, है ना। बताओ बेटा जल्दी से कुछ, अगर किसी को आइडिया है तो। कोल आपका जो नेचुरल कोल है ना, और उसके साथ हम क्या करें कि बच्चों कोक का फॉर्मेशन हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक बड़ा यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है बच्चों, एक प्रोसेस है आपका। इस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया तो बेटा आपका जो कोल है उस कोल से आप लोग क्या बना सकते हो, चार को आप कोल से क्या बना सकते हो बच्चों, कोक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोल ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। पहले प्रोसेस समझ लो कि कोल के साथ हम लोग क्या ऐसा करें। पहले बताया एलोट्रॉप्स, उसमें आपको मैंने चारकोल के बारे में बताया। अब बताऊंगा कि मैं कोल के साथ ऐसा क्या करूं कि आपके कोक का फॉर्मेशन हो जाए बच्चों। तो क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये आपको ऑप्शन टिक करना होगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने पे आपका जो कोल है वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे भी हम लोग करेंगे डिस्कशन। पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई यहां तक? ओके। अब बच्चों हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन कार्बन की तरफ, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलाइन कार्बन है, तो क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप बच्चों होता है डायमंड, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज दी डायमंड, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है देखो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरी। सेकेंड टाइप की बात करते हैं डायमंड के बाद, तो ये होती है बच्चों आपकी ग्रेफाइट। क्या होती है? ग्रेफाइट। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है आपकी फुलरीन। क्या होती है बच्चों? फुलरीन्स होती है। क्लियर है? तो 3 फॉर्म है आपको, एमोर्फस फॉर्म मैंने पहले बताया, डायमंड फॉर्म ये क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट इज आल्सो क्रिस्टलाइन एंड फुलरीन इज आल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म। 3 फॉर्म इसकी बहुत वेल नोन है और बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? बता दो। फुलरीन की बच्चों बात करते हैं तो फुलरीन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई C60। C60 जो है बहुत वेल नोन है, बहुत पॉपुलर है। सभी को समझ में आ रहा है? C60 ये जो आपका यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, C60 का मतलब क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फुलरीन के पहले में एक बेसिक बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। C60, अब ये जो C60 है, इस C60 के अंदर बच्चों 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट इसमें होता है बच्चों पेंटागन। ध्यान देना, पेंटागन्स बच्चों मिलते हैं। पेंटागन्स का मतलब है 5 कार्बन की आपको जो रिंग अरेंजमेंट होता है उसको कौन बोलते हैं? पेंटागन, ठीक है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे जो इसी C60, तो C60 का जो अरेंजमेंट है ना, इसी की बात कर रहे हैं। तो C60 का अरेंजमेंट को बेटा एक तो उसमें पेंटागन का आपको मिलेगा। यस बिल्कुल, पेंटागन आपको मिलेंगे कितने? 12। संदेश ने ऐसा बोला है 12 पेंटागन, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, डेफिनेटली 12 पेंटागन मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मिलते हैं हेक्सागन, इसका भी आंसर दिया है संदेश ने, 20 हेक्सागन। 20 हेक्सागन, सभी को समझ में आ रहा है? 20 हेक्सागन और पेंटागन। अगर मैं इसको सही से रिप्रेजेंट कर पाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों मिलता है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये तो आपका हेक्सागन हो गया है और इसी से अटैच हम लोग यहाँ पे लाइक इसकी तो आपका हेक्सागन हो जाएगा, बच्चों चेंज कर देते हैं, इसको अपन यूं जोड़ देते हैं। समझ आ रहा है बच्चों?
तो ये देखो ये क्या है, ये आपका हेक्सागन है, 6 का है, ये आपका 5 का है, ये पेंटागन है। तो ये अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो फुलरीन C60 इसमें कितने पेंटागन है, कितने हेक्सागन है, ये समझ में आया आपको? अभी हम सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल ओपनली हर चीज आपको बता देंगे, टेंशन मत लो, पहले इसके टाइप समझ लो। तो आपका जो फुलरीन है उसमें C60 आपका जनरल फॉर्म है, और पेंटागन 12 होते हैं, हेक्सागन 20 होते हैं, इनका अरेंजमेंट होगा और वहां से आपको C60 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ क्वेश्चन इज दिस, फुलरीन आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? एनीवन कैन एक्सप्लेन? फुलरीन पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, कोई बताएगा बच्चों? फुलरीन पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? संदेश, हिरांत, बताओ बच्चों, इस पे क्वेश्चन आया है फुलरीन्स पे, फुलरीन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? फुलरीन इज पैरामैग्नेटिक और इट इज डायमैग्नेटिक। ओम ने बोला है पैरामैग्नेटिक, खतीजा ने बोला है डायमैग्नेटिक, एंड सादिया आपने बोला है डाया, साहिल ने बोला है डायमैग्नेटिक। नो, डायमैग्नेटिक नहीं होता है बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ये जो फुलरीन है आपका है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो ओम का जो आंसर है डेफिनेटली ग्रेट करेक्ट आंसर था। बाकी बच्चों यहाँ पे देख लो, ये फुलरीन्स में जो हाइब्रिडेशन है वो मैं डिस्कस करूंगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के ऊपर चलेंगे, और मैं जरूर बताऊंगा कि वहां पे ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आपके क्यों है, वो मैं रीजन करूंगा क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे होगा, उसके बेस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो अभी ध्यान दो, फुलरीन इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डेफिनेटली संदेश बिल्कुल सही आंसर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यस। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, ये जो फुलरीन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी फॉर्म है फुलरीन, जो C60 आपका यहाँ पे एक्सप्लेन है। C60 का एक्चुअली मीन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 60 का मीन है वन मॉलिक्यूल हैज 60 एटम ऑफ कार्बन। बहुत बार ये ध्यान रखो, C60 का मतलब क्या है? C60 का मतलब ये है कि फुलरीन का अगर बच्चों एक मॉलिक्यूल अगर आपको मिलता है या क्वेश्चन में कहीं डिफाइन किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एटम अवेलेबल है बच्चों कार्बन के, उनका नंबर कितना, उनकी संख्या कितनी है, तो दैट विल बी दी 60। क्या C60 समझ में आ गया आपको? C60 के टाइप मैंने बता दिए फुलरीन्स के बच्चों, प्रॉपर्टीज में आपका ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन ये है कि फुलरीन के फर्दर दो टाइप, पहला बच्चों टाइप आता है बकी बॉल, ठीक है, BUCK, बकी बॉल बच्चों मतलब बोलो फुटबॉल। आपको पता है ना फुटबॉल कैसी होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर सभी को बच्चों पता है ना, फुटबॉल तो आप लोगों ने देखी भी होगी और खेली भी होगी, ठीक है। तो जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको बच्चों बोलते हैं बकी बॉल। बकी बॉल इज ए टाइप ऑफ फुलरीन, जो 660 बेटा जो है C60 का ही टाइप है। क्या सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? बोलते चलो साथ साथ। अब एक क्वेश्चन है कि जो बकी बॉल है, बकी बॉल आपको जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मिलता है, तो उसका जो पैटर्न है वो यूं ही रहेगा बेटा, 6 का एटम का ये पैटर्न होगा और उसके साथ यहाँ पे एक ई अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो मतलब ये 6 का है, ये 5 का है, लेयर्ड की फॉर्म में होता है, बट कीप इन माइंड ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बेसिक फॉर्म मैंने बनाई है पेंटागन और हेक्सागन के साथ, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसको इतना समझो, और यहाँ पे जो कार्बन अवेलेबल होगा इसके पास बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, फ्री होगा। अगर और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, when graphite is heated in electric arc in the presence of helium, buckyball obtained, definitely संदेश बिल्कुल सही आंसर है। तो buckyball is the first type of the C60 fullerene। यहाँ तक क्लियर, इसके स्ट्रक्चर क्लियर। सेकेंड टाइप की बच्चों बात करते हैं, तो सेकेंड टाइप होता है बच्चों नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब क्रिस्टलाइन, या हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इज करेक्ट आंसर होगा, सिलेंड्रिकल, नैनो ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप है बच्चों फुलरीन का नैनो ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। मतलब बच्चों सिलेंडर आपको ये है ना इस तरीके से, या मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पे सिलेंडर है, और इसी के अंदर आपका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात
सभी बच्चों को समझ में यहाँ तक आ रही है? 1 सेकेंड, यस। इस तरीके से ये 6 का अरेंजमेंट है, ये 5 का अरेंजमेंट है। तो नैनो ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपका ये है। और बाकी बच्चों, बकी बॉल आपको, जो फुटबॉल आपको समझ में आ रही होगी, तो फुटबॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह आपको बकी बॉल देखने को मिलता है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को? कंटिन्यूअस। इसमें बहुत अच्छा आंसर किया है संदेश ने। व्हेन ग्रेफाइट इज हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में ग्रेफाइट को अपन हीट कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हीलियम और आर्गन। बिल्कुल इनर्ट एटमॉस्फेयर रहता है बच्चों, बिकॉज टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ग्रेफाइट को जब हीट करते इलेक्ट्रिक आर्क में हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर को इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम हीलियम और आर्गन का यूज करते हैं, जिससे बकी बॉल आपकी होती है ऑब्टेन्ड। ठीक है संदेश? चलो, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चल रही है अभी, इसमें और कुछ नया भी आया नहीं है, सिर्फ एक बेसिक पार्ट में कर रहा हूं डिस्कस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पहला पार्ट था आपका डायमंड। तो डायमंड को एक बार देख लो, बेसिक आपका इसका सीक्वेंस क्या है। डायमंड के अंदर बच्चों जो एक कार्बन होगा ना, वो इस तरीके से आपके अदर 4 कार्बन के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बच्चों, प्लीज ध्यान दो। ठीक है, एक कार्बन आपको दिख रहा होगा कि बच्चों अदर 4 कार्बन से अटैच है, और अदर 4 कार्बन अदर 4 से इस तरीके से अटैच रहेंगे। तो यहाँ कार्बन आपको सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिलते हैं। अगर सारे के सारे कार्बन बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से डायमंड में क्या होता है, कार्बन की बच्चों प्रॉपर्टी होता है कैटनेशन पावर। मैंने कल ही आपको पहले लेक्चर में पढ़ाई थी। कार्बन की कैटनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन से ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मैंने बॉन्ड एनर्जीज का आपको आंसर दिया था। तो अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये है कि जो कैटनेशन पावर की वजह से कार्बन कार्बन से कंबाइन होता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका जायंट बनता है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनता है आपका स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही जबरदस्त और हाई होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड। क्या इतनी बात सभी क्लियर है? देखो, जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होने की वजह से यहाँ पर उनका वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा नेटवर्क और जबरदस्त जायंट स्ट्रक्चर बनता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो जाता है। इतनी बात सभी क्लियर है? डायमंड बेटा बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई? यस। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेफाइट। ध्यान बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का एक्चुअली बच्चों कैसा होता है स्ट्रक्चर? आपने संदेश बताया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल आंसर सही। ग्रेफाइट के ऊपर ना बच्चों लेयर्ड मिलती हैं। लेयर में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर सकता हूँ। लेयर इस तरीके हेक्सागन की लेयर आपको यहाँ पे अरेंज होती हुई मिलेंगी। मैं लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, समझो ध्यान से। यहाँ पे लेयर बन जानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और उसके साथ एक लेयर बनाते हैं, मैं अपर लेयर बना रहा हूँ, बाकी जो नेक्स्ट लेयर है वो नीचे आप वहां पे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैं जनरल लेयर बना लेता हूँ इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। ये लेयर में अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी मैंने डबल बॉन्ड के हेल्प से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे बल इलेक्ट्रॉन्स आपका अनपेयर्ड रहता है, बल इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे अनपेयर्ड रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, यूं यूं, और यहाँ पे आपका इस तरीके से, ठीक है, ओके, अल्टरनेट पोजीशन पे। तो अब इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर मान लेते हैं अपन नीचे, एक इस तरीके से एक लेयर, इसको मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट लेयर है, और यही मान लेते हैं हम लोग ये आपकी सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर ये है और सेकंड लेयर आपकी ये है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में बच्चों कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? भाई एक लेयर दूसरी लेयर के साथ बच्चों क्या होती है, मूवेबल होती है, आराम से मूव करती है, ठीक है। तो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि ग्रेफाइट की फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? तो बच्चों आंसर होगा आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखने को मिलता है।
ग्रेफाइट की फर्स्ट लेयर के साथ ग्रेफाइट की सेकेंड लेयर में। क्या यहां तक सभी क्लियर है? हाँ, ओम कुछ आप पूछना चाह रहे हो? बताओ बच्चों। ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप लोग मार्केट में जाते हो और डायमंड की प्योरिटी को चेक करते हो, तो इस प्योरिटी का मतलब क्या है? क्या कोई मतलब मुझे बताएगा? आप लोग गोल्ड परचेज करते हो, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा पे आप पे बिल्कुल करते होंगे परचेज। तो बट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप डायमंड की जो प्योरिटी है वो हम डिफाइन कैसे करते हैं? डायमंड की जो प्योरिटी है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फाउंड, डेफिनेटली संदेश करेक्ट आंसर है, पी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है। आर्यन ने बोला है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो डायमंड इज हार्ड इंसुलेटेड डायमैग्नेटिक। डन। ओके, बाकी लोग भी बताओ बेटा आंसर। डायमंड की जो प्योरिटी है उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन कि डायमंड की प्योरिटी इतनी ज्यादा है, कैसे है और क्या है? बताओ, किसी को कुछ आंसर अगर पता है तो बता सकते हो, मैं देखूंगा। तो बच्चों यहाँ पे डायमंड जो है उसकी प्योरिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसमें से कुछ बच्चों ने आंसर किया हुआ है। निरांत ने किया है GIA सिस्टम, शायद GIA सिस्टम। वो तो अपना इंडियन एक मेजरमेंट है उसके हिसाब से। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम गोल्ड की प्योरिटी की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं? 24 कैरेट, मतलब यही बोलते हैं ना? क्या सभी को पता है? 24 कैरेट के बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अगर बेटा 24 कैरेट है तो डेफिनेटली वो गोल्ड कैसा है? अपनी प्योरिटी में कैसा है? अरे अपनी प्योरिटी में बच्चा कैसा है? वो 100% है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ करो। गोल्ड की जब प्योरिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं 24 कैरेट, और इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, यस वो 100% आपका प्योर है, डेफिनेटली। अब क्वेश्चन है डायमंड, तो डायमंड का जो कंपैरिजन है प्योरिटी का, ये बच्चों डिफाइन होता है 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जो रिलेशन लिखा है ना मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। बेटा बात समझ में आ रही है? ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड की प्योरिटी को डिफाइन करते हैं 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। इससे हम लोग करेंगे इसको डिफाइन। क्या सभी को मेरी बात क्लियर आ रही है? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमंड की प्योरिटी कैसे निकालना है, सर आपने डायमंड परचेज कर लिया मार्केट से, तो हाउ कैन यू डिफाइन कि इसमें कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट आपका डायमंड का परफेक्ट है? तो बच्चों आपका जो प्योरिटी है उसका परसेंटेज अगर मैं डिफाइन करूं तो हम कैसे निकालेंगे प्योरिटी? बेटा कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? अच्छा, अभी हम मुझे मुझे ये बताओ, गोल्ड की प्योरिटी अपन कैसे निकालते हैं? पहले ये बताओ, पहले गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड की प्योरिटी हम कैसे निकाल पाते हैं कि कितना प्योर गोल्ड है? तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप घर में अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हो, मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन। तो क्या करो, आपका जो वेट है गोल्ड का, ठीक है ना, उसको आप ऊपर ले लो। जो गोल्ड का वेट है ना उसको आप ऊपर ले लो, डिवाइड बाई नीचे जो वेट ऑफ सैंपल है, वेट ऑफ सैंपल। गोल्ड का वेट ऊपर हो गया, एयू, एयू मतलब पता ना, औरस जो आता है गोल्ड, और नीचे वेट ऑफ सैंपल ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 से। 20 देखो क्या होगा, आपको देखो सिंपल सा है, आपको कोई भी सैंपल दिया गया, उस सैंपल के अंदर गोल्ड की प्रेजेंस भी है, होगी कॉपर की प्रेजेंस होगी, बाकी और चीजों की प्रेजेंस होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वो सैंपल मैंने नीचे ले लिया, जितना भी अमाउंट होगा उसका वेट, और गोल्ड का वेट मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया और इंटू 24 कर दिया। इतना करने के बाद हम लोग जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो बताएगी गोल्ड की प्योरिटी। बाकी इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्योरिटी का परसेंटेज भी आपको मिल सकता है। क्या आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी कि गोल्ड की अपन प्योरिटी कैसे निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों जल्दी से, कितने क्लियर है सभी को? और इसी तरीके से हम लोग डायमंड के भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें वही पॉइंट है कि डायमंड आपका कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक अनपेयर्ड होता है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं।
क्या सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई है? ओके, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे बच्चों, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल फॉर्म एज, और सेकंड लिखा है फुलरीन आपकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। फुलरीन आपकी प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बनिक एलोट्रॉप्स, कार्बन के हम एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो फुलरीन आपकी प्योरेस्ट फॉर्म डिफाइन की जाती है। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो आपका है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मोस्ट स्टेबल कौन सा? थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली ये आपका क्या सा होता है? मोर स्टेबल फॉर्म एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड के कंपैरिजन में आपका ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिकली का मतलब ये है कि टेम्परेचर सप्लाई करने पे ग्रेफाइट टेम्परेचर को बियर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है, और आसानी से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन डायमंड में अगर टेम्परेचर मिलेगा तो दैट विल ब्रेक। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, ग्रेफाइट आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होता है? फ्री। डायमंड में क्या है? सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? आपके हाइब्रिडाइज्ड हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp3 हैं, तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका अनपेयर्ड नहीं है। लेकिन sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो जब भी हीट मिलेगी तो हीट मिलने से यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और खुद वाइब्रेट करते हैं, और कार्बन के बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं होने देते, सिंगल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। सिर्फ किसको डिस्टर्ब बेटा? तो जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट थर्मली मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डायमंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं करके भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा अभी सारी की सारी बातें। अभी जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसी पे हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट, कोक के बारे में बात करेंगे। तो कोक बच्चों क्या है? व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कोक इज फॉर्म। सेकंड है कोल, व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल इज फॉर्म। लैंप ब्लैक बच्चों क्या है? व्हेन ग्रेफाइट इज कंप्लीटली बर्न, देन द एश व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड लैंप ब्लैक। आपने देखा होगा आजकल विलेज के अंदर, गांव के अंदर आज भी यही प्रोसेस चल रहा है। जो कैरोसिन होता है ना, जो कैरोसिन होता है बच्चों, ठीक है, उसको क्या करते हैं गांव के अंदर लोग? लालटेन वगैरह, डिब्बी वगैरह इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, और वो रात में जब भी उसको जला के रखते हैं, गांव के अंदर तो ऐसा करते हैं। और करने के बाद आपने देखा कि अगर ये लैंप है बच्चों, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऐसा, और इसको ऐसे लटकाते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आपका कैरोसिन यहाँ से बर्न कर रहा होगा, तो यहाँ से आपने देखा होगा कि अगर रात भर अगर ये जलती है, जो जलने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का, है ना, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलता है ना बच्चों? तो वही आपका लैंप ब्लैक होता है, नाम से ही लैंप ब्लैक। तो ग्रेफाइट इसका एक प्रोसेस है। अगर मैं ग्रेफाइट को कंप्लीटली बर्न कर दूंगा, तो वहां से जो आपका ऐश जो बनेगा, ठीक है, वो जो बचेगा जलने के बाद, बर्निंग होने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंप ब्लैक। तो कोक बच्चों कैसे बनेगा? ग्रेफाइट को बर्न करना है, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कोक बनेगा। ग्रेफाइट को बर्न करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल बनेगा। लैंप ब्लैक बच्चों कैसे बनेगा? ग्रेफाइट को ही हम कंप्लीटली बर्न करेंगे, ठीक है, तो जो ऐश का फॉर्मेशन होगा वही आपका क्या होगा? लैंप ब्लैक। इतनी बात क्लियर हुई है? बताओ सभी लोग, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये रहा आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, सभी बच्चे देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की बच्चों देखो एक अपर लेयर है, ये लेयर आपको अपर लेयर दिखाई जा रही है, नीचे वाली लेयर आपको दिखाई, क्या सभी को परफेक्टली दिख रही है? और इस लेयर में आपको ये जरूर दिख रहा हो कि यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं? बताओ बच्चों जरा, इलेक्ट्रॉन कैसे आपके हैं? अनपेयर्ड है कि नहीं? अनपेयर्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड है तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको देखने को मिलता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको देखने को मिलेगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो एक देखो, ये लेयर आपकी फर्स्ट है, ये लेयर आपकी सेकंड है। तो लेयर फर्स्ट और लेयर सेकंड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कौन सा होता है? मैंने भी बोला था, वॉन्डर बॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके थ्रू एक लेयर दूसरी लोअर लेयर के ऊपर अटैच रहती है, और ये लेयर आसानी से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो बच्चों स्लाइड करती है। सो ग्रेफाइट के फर्स्ट और सेकंड लेयर में डिस्टेंस
ज्यादा होता है क्या? अरे बेटा, एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक मुंबई में रह रहा है, एक आपकी पुणे में रह रहा है, इतनी डिस्टेंस थोड़ी नहीं होती है, पास पास में होते हैं एटम्स ना। एटम्स का अरेंजमेंट बॉन्डिंग पता है ना आपको, बहुत ही क्लोज पास पास में होते हैं, वो मैंने बना के दिखा दिया। अब ऐसा तो नहीं कि इसके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। क्या है, आपको लग रहा होगा कि सर ने दूर दूर बनाया हुआ है, ये दूर दूर है तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो सकती है, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। एटम्स और लेयर्स आपको अगर पता है तो अगर ध्यान से देखना, घरों में गाड़ियां हैं, बाइक है, ठीक है, उसमें लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ना, बताओ। वो लुब्रिकेंट बेसिकली ग्रेफाइट का ही एक फॉर्म होता है ना, समझ में आ रहा है। और वो एक लेयर आपकी जो है मशीन की, और दूसरी लेयर जो मशीन की है, दोनों के बीच में उसको यूज करते हैं ना। समझ में आ रहा है ना, मैं डिस्टेंस की वजह से बता रहा हूँ। जब 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 मशीन चलती है ना, तो उसमें आपको पता है फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा आपने ना, आपको हम लोग चलते फिरते भी है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कुछ भी पॉसिबल, बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, गाड़ी नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता। तो फ्रिक्शन जो है बच्चों, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, फ्रिक्शन को मिनिमाइज क्यों करने के लिए, क्योंकि बेटा मशीनरी आपकी लॉस में ना हो जाए, जल्दी से खत्म ना हो जाए, है ना। तो उसकी वजह से हम लोग इसी ग्रेफाइट का फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं लुब्रिकेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा बहुत देर डिस्टेंस आपकी नहीं होती है, ये बात आपको क्लियर कर दी, ठीक है। बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, वो मैं डिस्कस करूंगा किस किस तरीके से। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट, ईच कार्बन इन ग्रेफाइट इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से बच्चों अटैच होगा। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 2 3, ये 3 सिग्मा सर बन रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है फ्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा, जो कनेक्शन होगा एक कार्बन का, ईच कार्बन का, वो अदर 3 कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्मा ही आपको देखने को मिलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल बच्चों, पी ऑर्बिटल में कैसा होता है, अनपेयर्ड। कैसा होता है, अनपेयर्ड, जिसकी वजह से बच्चों क्या होते हैं, लेयर्स बनती हैं और ये स्लाइड करता है। डायमंड में कभी लेयर नहीं बनती है, वो स्लाइड नहीं करता बच्चों कभी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कोई अनपेयर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके बाद ए सिंगल कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स लाई इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, ईच कार्बन एटम्स हैज 3 आपके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सो हाइड्रेशन विल बी sp2। 3 सिग्मा है बच्चों, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी बेटा लोन पेयर में काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 3 ही सिग्मा आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर? तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे देखते हैं। क्लियर है ना सभी को? अरे एक ये और आपकी 6 कहाँ है, पेयर्ड है ना, पेयरिंग से आपको देखने को मिल रही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 4 electrons which is present in p orbital are delocalized, वही delocalize होता है, so that electrons can move। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो ड्यू टू दैट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बच्चों कैसा होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे बच्चों रीजन क्या है, ये जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन्स जो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका जो मोबिलिटी नेचर है, उसका जो मोबाइल नेचर है ना, चलना फिरना एक जगह से दूसरी जगह, तो मोबाइल नेचर की वजह से बच्चों कैसा होता है, ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या सभी को बात इतनी क्लियर हो गई है? बताओ, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये कॉलम टिक कराने के लिए खड़ा है कि सर जो चीजें बताइए वो कॉलम टिक करा दो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहला बच्चों स्टेटमेंट है, लेयर फर्स्ट एंड लेयर 2 इन ग्रेफाइट आर हेल्ड बाय वीक वॉन्डरबॉल फोर्स। वो वहां आपने आंसर किया हुआ था, वीक वॉन्डरबॉल फोर्स से अटैच होता है। नेक्स्ट, देयरफॉर, बिकॉज बच्चों वॉन्डरबॉल फोर्स के बारे में आई थिंक आपको मैंने पहले पढ़ाया था। वॉन्डरबॉल फोर्स बच्चों वीक फोर्स होता है, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये किसके साथ बच्चों देखने को मिलते हैं, तो वॉन्डरबॉल फोर्स हो गया, और दूसरा आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी आपका वीक फोर्स में ही आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी। तो बेटा ये जो वॉन्डरबॉल फोर्स जो है ना, वो वर्क करता है बच्चों मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ बच्चों वर्क करता है, कि एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल है ए बी, यहां मैं लिखूं दूसरा मॉलिक्यूल है ये बी, तो ये भी जो आपके ए बी जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं वॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये एटम्स के साथ काम नहीं करता है, यस, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, परफेक्टली। तो दोनों के दोनों ये वीक बॉन्ड में ही आपको देखने को मिलते हैं।
तो देयरफॉर जब अगर बच्चों वीक बॉन्ड होगा, फोर्स अट्रैक्शन कम होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बच्चों कम होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इन ग्रेफाइट। एक लेयर दूसरी लेयर को बच्चों स्लाइड करती हुई रहती है। सो ग्रेफाइट बच्चों कैसा होता है, स्लिपरी होता है। कैसा होता है, स्लिपरी। तो इसी स्लिपरी रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस स्लिपरी नेचर, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट की तरह बेटा इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या सभी बच्चों को ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हैं? ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है, बच्चों ध्यान से देखना। व्हाई ग्रेफाइट इज कंसीडर्ड एज बेटर लुब्रिकेंट ओवर ऑयल? तो जो ऑयल आते हैं उनके कंपैरिजन में लुब्रिकेंट ग्रेफाइट आपका बेटर लुब्रिकेंट क्यों है? ठीक है, तो देखो क्यों है। देखो, ग्रेफाइट इज कंसीडर्ड बेटर ओवर ऑयल्स बिकॉज, क्योंकि एट हाई, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्यों बच्चों? एट हाई टेम्परेचर इन मशीन, जब मशीन में एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ बच्चों टेम्परेचर रेजिस्टेंस, हाँ बिल्कुल ओम ने सही आंसर किया, टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट के ऊपर बच्चों जब मोबाइल करेगा, है ना, तो वहां पे फ्रिक्शन वगैरह जो आप क्रिएट होता है, आपको पता है। तो वहां पे हीट जनरेट होती है आराम से। जब हीट जनरेट होगी तो हाई टेम्परेचर इन मशीन, इफ वी यूज ऑयल, इट कैन वेपोराइज, इट कैन एवोपरेट। तो बच्चों अगर आप कोई जनरल ऑयल अगर यूज करते हो तो बच्चों को क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, उसका इवोपरेशन हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, वो इवोपरेट कर जाएगा। जैसे मशीनों में आपको भी पता है गाड़ियां चल रही हैं 200 किलोमीटर, 500, 1000, तो अगर उसके अंदर आपने कोई जनरल ऑयल यूज कर दिया, तो वहां पे बेटा वो ऑयल क्या होगा, आपका इवोपरेट हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के समय अगर आपका इवोपरेट हो गया, तो बच्चों फिर वहां पे क्या होगा, मशीनरी में बहुत ही तेजी से लॉसेस होंगे। तो क्या करेंगे बेटा, तो एट हाई टेम्परेचर ग्रेफाइट डू नॉट एवोपरेट। तो अभी एक बच्चे ने आंसर किया, ओम ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया है, मैं आंसर देखता हूं सभी के। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही आंसर किया है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस परफेक्ट रहा, ड्राई लुब्रिकेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो इसके इसका देखो क्वेश्चन, इसका एमॉर्फस फॉर्म होता है, ठीक है। उसको ब्रेक करके ना हम क्या करते हैं, जो मशीनरी होती है ना, उस मशीनरी में हम लोग, इसका ड्राई फॉर्म होता है, उसी को हम लोग डालते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है ये, परफेक्ट। बहुत जगह मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, वो अलग मैटर है। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल एक सही आंसर किया संदेश ने, उसको भी मैं रीड कर रहा था। यहाँ पे ओम ने कहा टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज की वजह से बच्चों ये क्या होगा, एवोपरेट नहीं होगा एट हाई टेम्परेचर। तो दैट्स व्हाई ये आपका होगा बेटर लुब्रिकेंट। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ध्यान देना। नाउ कम डायमंड। तो डायमंड देखो बच्चों आपको यहाँ पे दिख, ठीक है, ये आपका यहाँ पे है डायमंड। तो डायमंड का देखो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था कि एक कार्बन बच्चों अदर 4 कार्बन एटम्स से सीधा अटैच है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जायंट मॉलिक्यूल्स आपका फॉर्म होगा। तो डायमंड में पहली प्रॉपर्टी है, ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज़ 4 सिग्मा बॉन्ड मिलने वाले हैं। तो ए सिंगल कार्बन इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो बच्चा बनता है 3D जायंट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, मेक्स इट हार्ड। इट इज हार्ड क्यों होता है, बिकॉज इन ऑर्डर ऑफ कट डायमंड सेवरल कोवलेंट बॉन्ड नीड टू बी ब्रोकन। बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड बच्चों कौन से, जो कार्बन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होने से बने हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे बच्चों, आपको ब्रेक करने पड़ते हैं, कट करने पड़ते हैं डायमंड के, जब भी कटिंग होती है, ठीक है। उसमें फिनिशिंग करते हैं, उसमें शाइनिंग आती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो वहां पे ये आपका बहुत ही हार्ड पार्ट रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, और सारे के सारे एटम के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो आपके आराम से क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग आपके आराम से बच्चों ओवरलैप कर रहे हैं, आपका हाइड्रोजन परफेक्ट हो रहा है। सो नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल नहीं बचेगा इन डायमंड, ठीक है। सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए बच्चों ये क्या होता है, पुअर, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट के लिए बेटा कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर चाहिए, आपको पता है। तो चार्ज कैरियर के लिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं हो तो फिर ये कैसा होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट में क्या था बच्चों, कि एक कारण बच्चों आपको पी ऑर्बिटल में खाली बच रहा था, है ना, अनपेयर्ड था। तो ये बच्चों मोबाइल नेचर होने की वजह से चार्ज कैरियर होगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट होता है आपका बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। सभी को यहां तक बात क्लियर हो गई है? यस बच्चों।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर अर्लियर, सो वी गेट रेडी फॉर द रूल्स। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट यही है कि टू कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर इन सिलेबस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे जो नीट का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें ज्यादा फोकस बच्चों किया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर उन सब पे करेंगे हम लोग डिस्कशन। तो नाउ फर्स्ट कम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका ये स्ट्रक्चर है, ये सभी को देख रहा है। ठीक है, और ये आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों। लिविस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, तो वो बताया गया है। और उसके बाद CO2 के अंदर जो कार्बन है सेंट्रल एलिमेंट, इसका हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? तो हाउ मेनी सिग्मा ईयर, हम पाई कभी काउंट करते नहीं बेटा, क्योंकि पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे होते हैं, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बच्चों, तो पाई जब बॉन्ड बनता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कभी बेटा आपके हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल एलिमेंट इज अ कार्बन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा एक पाई होता है, तो दो ही सिग्मा है, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है कार्बन, उसका आपका हाइड्रोजन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपका जो CO2 है, इसमें आपके इसके रेजोनेंस भी परफेक्टली देखने को मिल जाता है। कैसे कि अगर मैं यहाँ से, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, आपको अगर पता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कैसी होगी? अधिक। चाहे आप इस वाले ऑप्शन को ले लो, चाहे इधर वाले ऑप्शन, दोनों टर्मिनल में से किसी को भी आप ले सकते हो। तो उस केस में आप चाहे मूवमेंट इधर से इधर कराओ, चाहे मूवमेंट इधर से इधर कराओ बेटा, आपकी लॉन पेयर्स का। तो सबसे पहले अगर मैंने इस पाई को यहाँ पे शिफ्ट किया, और वैसे भी बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बच्चों होता है अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से बेटा अट्रैक्शन किसका अच्छा होगा एटम का? ऑक्सीजन का, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है सिग्मा में, सिग्मा कंपैरिजन में, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव करते हुए दिखेंगे, आपको तो नहीं दिखेंगे, ऐसा स्टेप्स को जो प्रोसेस होते हैं वहां पे समझ में आता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है या जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो बच्चों ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है कार्बन कंपैरिजन में। तो कार्बन पे चार्ज आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ आएगा चार्ज डेल्टा माइनस। बस पॉजिटिव आते ही लॉन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रहा हूँ लॉन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे मूव कर जाएगा तो बच्चों यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है बताओ जल्दी से? यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, कार्बन डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यहाँ पे ये वाला पाई अगर इधर चला गया, ठीक है, क्यों जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रीजन यहाँ पे ये होगा मूवमेंट का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आएगा। ठीक है ना? तो डेल प्लस आए तो मैं इसको एक फॉर्म और बना सकता हूँ इस तरीके से, एक सिंपलेस्ट फॉर्म यही बीच में, एक कार्बन है, यहाँ पे आपको मिलेगा डेल माइनस, यहाँ पे मिल जाएगा डेल प्लस, और आपका डबल बॉन्ड में से पाई उधर चला गया है, तो डबल बॉन्ड बेटा बन गया है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और रेजोनेंस में यही होता है, डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में। तो बच्चों अब यहाँ से आपको जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, जब इसके सामने ऑक्सीजन है जिसके पास बच्चों प्रेजेंट है आपके लॉन पेयर, तो लॉन पेयर का बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा, क्यों? यहाँ पे इससे पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा ऑक्सीजन, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे पहुंचेगा फाइनली नेगेटिव चार्ज, देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव बच्चों फिनिश हो जाएगा ये वाला कार्बन वाला पॉजिटिव, क्यों? लॉन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन बच्चा यहाँ पे मूव कर चुका है इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, बाकी ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये प्रोसेस फिर से बच्चों मूव कर जाएगा वापस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बच्चों हो चुका है पोलर। ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल बच्चों क्या हो चुका है? पोलर। तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपके रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए क्वेश्चन में, स्टेबिलिटी का पार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, तो हमेशा बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेबल होते हैं पोलर से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेबल होते हैं बच्चों पोलर मॉलिक्यूल से। और फिर बच्चों नॉन पोलर को पहले स्टेबिलिटी दे दो, इसलिए बच्चों ये वाला CO2 सबसे अधिक स्टेबल होगा बाकी इन दोनों के कंपैरिजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
इन दोनों कंपैरिजन में ये वाला CO2, ऊपर वाला CO2 जो आपका नॉन पोलर है, कोई पोलरिटी नहीं है, वो सबसे अधिक स्टेबल है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको मिलता है कि अगर आपके कोई भी पोलर स्पीसीज बचे हुए हैं, तो पोलर वाले हम क्या चेक करते हैं, पोलर वाले में ये चेक करते हैं ऑक्टेट रूल, क्या सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो पहले आ जाएंगे। फिर उसके बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर वहां पे क्या चेक करते हैं, वहां चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या नेगेटिव चार्ज है, अगर ऐसा ऐसा है तो वो स्टेबल है। फिर चेक करते हैं लास्ट में कि अगर बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज जितना क्लोज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, अपोजिट चार्ज जितना दूर होगा वहां पे स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये कुछ रूल्स होते हैं बेसिक, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बता दिए और एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। चलो, हाँ इसलिए अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है, डेफिनेटली ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। बाकी ऑक्टेट तो कंप्लीट मिलेगा, बट ये अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज यहाँ पोलरिटी आ चुकी है, ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज भी तरफ आ रहा है, तो इसलिए भी हम इसको अनस्टेबिलिटी में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों के लिए है, बताइए बेटा। यस, अमान, आर्यन, आर्या, सभी लोग बताओ बेटा। यहाँ तक सभी बच्चों को जितना पढ़ाया मैंने अभी सब कुछ क्लियर हुआ है? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, पूछना है बच्चों? पूछना है अभी किसी को? नहीं, ठीक है। तो अब बच्चों देखेंगे हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है। तो दो बेटा प्रोसेस है, पहला आपका ये है कि कार्बन के साथ अगर आप ऑक्सीजन को कंबाइन करते हो डायरेक्ट, तो बेटा CO2 गैस आपको सीधी मिलता है। बाकी मेथेन को अगर बच्चों आप करते हो कंप्लीट कम्बशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, तो बच्चों पता है कि ये बेटा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर बच्चों जो कार्बन है वहां से बेटा बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से बच्चों बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके नॉर्मल मेथड है जहां से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेबोरेटरी मेथड बच्चों CO2 क्या है, वो ये है। CO2 का जो लेबोरेटरी मेथड आपका ये है, ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन इस पे आता है। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से बच्चों आपका रिएक्शन, ये एक्वस मीडियम, ये भी एक्वस मीडियम है, तो यहाँ से आयंस मिलेंगे। ये होगा आपका Ca+2 और यहाँ से होगा CO3-2, है ना, कैटाइन आयन, और यहाँ से मिलेगा H+ आयन और Cl- आयन। आयन एक्सचेंज प्रोसेस है बच्चों, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार आपको। Ca जाएगा बेटा Cl2 क्लोरीन के साथ, और ये जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से बच्चों आंसर मिलेगा CaCl2, बैलेंस पूरी कर लेना, और यहाँ पे आपको मिलेगा H2CO3। तो यहाँ पे चार्ज आपका -2 है, तो यहाँ पे चार्ज +2 होना चाहिए, इसलिए बेटा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 HCl आपको लेने पड़ेंगे। कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो ये बच्चों कन्वर्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल ये तो बच्चों सॉलिड होगा CaCl2, और वाटर मॉलिक्यूल में सेटल डाउन हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल के आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेबोरेटरी मेथड क्लियर हो गया, CaCO3 के साथ HCl। ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यस, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नीट एग्जाम के लिए, तो इसको हम लोग करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट तो कुछ लेक्चर जल्दी से आपके फिनिश हो जाएंगे, और जहां पे रिएक्शन आपको मैं ऑलरेडी क्लासरूम में करा चुका हूं बच्चों, याद होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर आप मेमोराइज कर पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्लासरूम में हुआ था बच्चों, याद है ना। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक्वस पार्ट होता है, वाटर फर्स्ट रिएक्ट विद CO2 तो बनेगा H2CO3, H2CO3 नाउ कंबाइन विद बेस तो बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो यही इसका आंसर होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है ना, मैंने बोला था कि जब मैं पढ़ाऊंगा चीजें तो वहां पे आपको बहुत आसानी लगने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी चीजें आपकी बहुत